हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इक्विटी रेशो। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि अकाउंटिंग रेशोज का इस चैप्टर का हमारा ये वीडियो नंबर 17 है। पहले की कौन कौन सी वीडियोस हम कवर कर चुके हैं, कौन कौन से टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं, मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट दे दी है अकाउंटिंग रेशोज के नेम से, आप उसमें से चेक कर सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर, दैट इज डेट इक्विटी रेशो। ये रेशो सोल्वेंसीज रेशो का एक पार्ट है। तो डेट इक्विटी रेशो को मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको समझा देता हूं। मोस्ट प्रोबेबली जितने भी बिजनेस होते हैं, हर बिजनेस के अंदर आपको अधिकतर एक बात देखने को मिलेगी कि कुछ पैसा बिजनेस का लगा होता है, बिजनेस के ओनर का लगा होता है, और कुछ पैसा हमने बाहर से कहीं से उधार भी ले रखा होता है। मतलब बिजनेस में दो टाइप के सोर्सेज लगे रहते हैं पैसे को लेकर। पहला शेयर होल्डर फंड, दूसरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। डेट इक्विटी रेशो क्या करता है, इन दोनों रेशोज में रिलेशनशिप बताता है कि शेयर होल्डर फंड कितना लगा हुआ है, मतलब बिजनेस के मालिक का पैसा कितना लगा हुआ है, और हमने बाहर से पैसा कितना उधार लिया हुआ है। डेट इक्विटी रेशो इन दोनों सोर्सेज के अंदर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। मतलब हमें यह पता लग जाता है कि हमारे बिजनेस में जो फंड्स लगे हुए हैं, उस फंड्स में से शेयर होल्डर्स का पैसा, बिजनेस के ओनर का पैसा कितना है, और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स हमारे पास कितना है। तो सिंपल सी बात है कि मान लीजिए मुझे बिजनेस खड़ा करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है, 10 करोड़ रुपए चाहिए। अब 10 करोड़ में से 3 करोड़ मैंने खुद के लगा दिए और 7 करोड़ मैंने बाहर से उधार ले लिए। तो रेशो क्या हुआ, 7:3। 7 बाहर से आया पैसा, 3 जो मैंने लगाया। मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और शेयर होल्डर फंड्स दोनों के बीच में रिलेशन जब जब हम एस्टेब्लिश करते हैं, उसी को हम बोलते हैं डेट इक्विटी रेशो। डेट इक्विटी रेशो मतलब लॉन्ग टर्म डेट्स और शेयर होल्डर फंड्स के बीच में रिलेशनशिप बनाना। इससे हमें यह पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस में जो फंड्स लगे हुए हैं, उसमें से लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना है और शेयर होल्डर्स का कितना पैसा लगा हुआ है, और दोनों की कंपैरिजन भी हो जाती है। जैसे 3 करोड़ मेरा लगा हुआ है और 7 करोड़ मैंने बाहर से लिया हुआ है, तो कंपैरिजन हो गया, तो मुझे पता लग गया कि 4 करोड़ मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है 3 करोड़ के कंपैरिजन में, क्योंकि मैंने 3 करोड़ लगाया, बाहर से 7 करोड़ ले लिया। तो कंपैरिजन करके मुझे पता लग जाता है कि दोनों के बीच में रेशो क्या है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करने का हमारे पास सबसे सिंपल सोर्स है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करने का जो सबसे फास्ट मेथड है, सबसे सिंपल मेथड है, वो हमारे पास ये रेशो है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया था, करंट रेशो, लिक्विड रेशो निकाला था। करंट रेशो, लिक्विड रेशो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशंस के लिए थे वो। ये रेशो हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को बता देता है कि हम लॉन्ग टर्म के अंदर हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को आसानी से पे कर पाएंगे या नहीं पे कर पाएंगे। प्लस हमें यह भी पता लग जाता है कि हमारा खुद का मतलब बिजनेस के मालिक का पैसा कितना है और उसी मालिक ने बाहर से पैसा कितना लिया हुआ है। अब हम देख लेते हैं इस रेशो का फॉर्मूला। इस रेशो का क्या फॉर्मूला है, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। डेट को हम लॉन्ग टर्म डेट्स, इक्विटी को हम शेयर होल्डर फंड्स या नेटवर्थ भी लिख सकते हैं। इस रेशो का जो स्टैंडर्ड रेशो है, आइडियल रेशो है, वो 2:1 है। स्टैंडर्ड फिक्स है 2:1। इस रेशो की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम अब देख लेते हैं। एक सिग्निफिकेंस, एक इंपॉर्टेंस तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अगर हमारे बिजनेस की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना है तो इस रेशो की हेल्प से हमें पता लग जाता है। तो इस रेशो की हेल्प से हमको यह पता लग जाता है कि हम फ्यूचर में लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की पेमेंट कर पाएंगे या नहीं पे कर पाएंगे। दूसरी बात, अगर ये रेशो 2:1 से ज्यादा है, स्टैंडर्ड रेशो से ज्यादा है, हमारे लिए रिस्की है। अगर ये रेशो 2:1 से कम है तो हमारे लिए अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल सोच के देखिए, यहां पे 2 का मतलब क्या है,
लॉन्ग टर्म डेट्स, 1 का मतलब क्या है, शेयर होल्डर फंड। मैंने खुद का 1 रुपया लगाया हुआ है, मैंने खुद का 1 रुपया लगाया हुआ है, बाहर से कितना उधार लिया हुआ है, 2 रुपए। अब सोचकर देखिए, मैंने बाहर से 5 रुपए उधार लिए हुए हैं और खुद का लगाया हुआ 1 रुपया, तो क्या लगता है आपको, अच्छा है? नहीं। अगर जिनसे मैंने 5 रुपए उधार लिए हैं, अगर उनको इस बात का पता लग गया कि मैंने खुद का तो 1 रुपया लिया हुआ है, खुद का 1 रुपया लगाया हुआ है, और जबकि मैंने उनसे 5 रुपए उधार लेकर मेरे बिजनेस में लगाया हुआ है, तो क्या वो लोग मुझ पे ट्रस्ट कर पाएंगे? क्या इन फ्यूचर वो मुझे और पैसा उधार दे पाएंगे? क्या उनको लगेगा कि मैं उनको टाइम से इंटरेस्ट भी पे करूंगा कि नहीं करूंगा? मतलब कहने का क्या है, तो उन लोगों के लिए यहां पर रिस्की साबित हो जाएगा। मतलब अगर ये रेशो 2:1 से ज्यादा है, तो जो लोग मुझे उधार देते हैं वो कभी भी खुद को सेफ सिक्योर महसूस नहीं करेंगे, उनके लिए रिस्क बढ़ जाएगा, इन फ्यूचर वो मुझे पैसा नहीं देने वाले। तो कहने का क्या मतलब है, अगर ये रेशो कम है तो इट्स बेटर फॉर द लॉन्ग टर्म लेंडर्स बिकॉज दे आर मोर सिक्योर एंड प्रोवाइड सफिशिएंट प्रोटेक्शन टू लॉन्ग टर्म लेंडर्स। तो अगर ये रेशो इतना है या इससे कम है, तो इससे लॉन्ग टर्म लेंडर्स को क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है, सेफ्टी महसूस होती है। क्योंकि अगर ये रेशो इतना है या इससे कम है ना, तो उनको यही लगेगा कि मैं उनको टाइम से पैसा भी दे दूंगा और टाइम टू टाइम मैं उनको इंटरेस्ट भी देता रहूंगा। इसलिए ये रेशो 2:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा है तो बिजनेस के लिए भी रिस्की और उन लोगों के लिए भी रिस्की, वो खुद को सेफ सिक्योर महसूस नहीं करेंगे। बात आती है कि अब ये लॉन्ग टर्म डेट्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये दोनों टॉपिक्स हैं। इन दोनों टॉपिक्स को अगर मैं थोड़ा सा और खोल के लिखूं तो डिबेंचर्स, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट और कुछ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में लिख सकता हूं। तो ये टॉपिक ऊपर वाला मैटर मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब बात आती है कि ये इक्विटी या शेयर होल्डर फंड्स या नेटवर्थ को हम क्या कह सकते हैं, इसके अंदर कौन सा कंटेंट आएगा, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लसेस, ये दो टॉपिक है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। अब बात आती है कि अगर शेयर कैपिटल को मैं थोड़ा सा खोल के देखूं तो शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लिख सकते हैं। रिजर्व एंड सरप्लसेस के अंदर कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जर्नल रिजर्व, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस का कभी कभी जो बैलेंस रखा रहता है बैलेंस शीट के अंदर, वो भी इसी के अंडर में आने वाला है। शेयर होल्डर फंड्स को निकालने के दो मेथड होते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, शेयर होल्डर फंड्स को निकालने के दो मेथड हैं। या तो आपको लायबिलिटी साइड का डेटा दिया होगा, तो आप लायबिलिटी साइड के डेटा के बिहाफ पर क्या करना, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लसेस को ऐड कर देना और हमारे पास शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ डेटा इस तरह से दिया हुआ है कि हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लसेस का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हमको क्या करना होगा, हमको फिक्स्ड एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स प्लस करनी होंगी, करंट लायबिलिटीज माइनस करनी होंगी और फिक्स्ड लायबिलिटीज को भी हमको माइनस करना होगा। मतलब कहने का क्या है, फिक्स्ड एसेट्स मतलब नॉन करंट एसेट्स के अंदर करंट एसेट्स ऐड कर दो, करंट लायबिलिटीज माइनस कर दो, माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। अगर आप इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देखें, करंट एसेट्स में से जब हम करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हैं तो आप इसको वर्किंग कैपिटल भी कह सकते हो। मतलब कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि हमारे पास शेयर होल्डर फंड्स निकालने के लिए शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लसेस का डेटा अवेलेबल ना हो, तो आपको एसेट साइड प्लस थोड़ी सी लायबिलिटी साइड की हेल्प से हमें शेयर होल्डर फंड निकालना पड़े। तो शेयर होल्डर फंड अगर आपको निकालना पड़े ऐसे, तो कैसे करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स, करंट लायबिलिटी और ये फिक्स लायबिलिटी, इन चारों डेटा प्लस इनकी प्लस माइनस के बिहाफ पर आप शेयर होल्डर फंड आसानी से फाइंड आउट कर लेना। तो ये था हमारा सिंपल सा डेट इक्विटी रेशो। तो डेट इक्विटी रेशो को मैं फिर से एक बार कंक्लूड कर देता हूं। हमको इस रेशो से पता चल जाता है एक बिजनेस की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स
और शेयर होल्डर फंड मतलब मालिक का पैसा और जो पैसा हमने लंबे समय के लिए बाहर से लिया हुआ है, उन दोनों के बीच में क्या रेशो है, क्या रिलेशनशिप है। इसका फॉर्मूला हमने देखा, डेट इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट्स, और इसको क्या लिख सकते हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स नेटवर्थ। लॉन्ग टर्म डेट्स के अंदर क्या क्या आता है, ये सब जो मैंने आपको बताया। शेयर होल्डर फंड्स को निकालने का पहला तरीका, इन दोनों को आप टोटल कर दीजिए। शेयर होल्डर फंड्स को निकालने का दूसरा तरीका, आप इस फॉर्मूले को भी हेल्प में ले सकते हैं। तो मिलता हूं अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, इस टॉपिक को लेकर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो हमारा ये टॉपिक थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।